स्टबन बिहेवियर 2.5-3 साल में आना शुरू होता है, नॉर्मल होता है, हर बच्चे में होगा थोड़ा जिद करने का टेंडेंसी। बट अगर हम उस जिद को हर बार पूरा करेंगे तो वो जिद बढ़ती जाएगी और एक समय के बाद वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेरेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि स्टबन होना नॉर्मल होता है बच्चों के लिए, बट स्टबन बिहेवियर को करेक्टली मैनेज करना भी हमें सीखना जरूरी है, ताकि वो इतना ना बढ़ जाए कि हम बच्चे की हर जिद मानते जा रहे हैं और बच्चे को ये आदत पड़ गई है कि जो मैं कहूंगा वो तो मुझे चाहिए ही उसी समय, आई कांट वेट फॉर इट। सो वो प्रोसेस के लिए हमें पेरेंटिंग स्टाइल और पेरेंटिंग केयर गिवर्स को कैसे मैनेज करना है स्टबन बिहेवियर, वो जानना जरूरी है। अगर हम बार बार बच्चे की जिद पूरी करेंगे तो वो सोशल सिचुएशंस में अकोमोडेट नहीं हो पाएगा, दोस्तों के साथ पीयर ग्रुप में उसको लगेगा जो मैंने कहा है यही होना चाहिए। किसी और का ओपिनियन या सजेशन होगा वो एक्सेप्ट नहीं करने को रेडी होगा, उसको लगेगा जो मैंने कहा है बस वही होना चाहिए, दैट इज राइट एंड दैट इज ऑल विच शुड हैपन। तो बच्चे सोशल सिचुएशंस में पीयर ग्रुप में अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, धीरे धीरे उनकी जिद के कारण वो उस ग्रुप से निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग हर बार उनकी सजेशन या उनका ओपिनियन नहीं फॉलो करेंगे। तो वो एक सोशल सिचुएशंस में बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकता है। बहुत एक्सेसिव स्टबन होने से एग्रेशन, एंगर इश्यूज, हिटिंग बिहेवियर्स, ये सारे आ सकते हैं कि अगर हमने उनके स्टबन बिहेवियर को करेक्टली मैनेज करना नहीं सिखाया तो वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं सीखते हैं कि हम कब हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और कब हमें एक्सप्रेस करना है और किस तरह से करना है। सो जब वो ये नहीं सीख पाते हैं तो वो अग्रेशन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि उनका अगर इच्छा नहीं पूरी हुई है तो फिर वो धीरे धीरे स्टबननेस बढ़ते बढ़ते अग्रेसिव बिहेवियर की तरफ जाता है, और अग्रेसिव से फिर वो हिटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, हिटिंग, बाइटिंग, थ्रोइंग थिंग्स, मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स बोलते हैं हम इसको। ये बिहेवियर्स बच्चे अक्वायर करना शुरू करते हैं अपनी डिजायर्स और विशेस को पूरा करने के लिए, और फिर वो पैथोलॉजिकल हो जाते हैं जहां हमें इलाज करना पड़ता है या कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि दवाई भी देनी पड़ती है। सो इसलिए सही ढंग से स्टबन बिहेवियर्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिद ऐसी है जो कि आपको लगता है आप पूरी कर सकते हैं, पेरेंट्स पूरी कर सकते हैं उस समय, एंड बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, तो उनको कर देनी चाहिए। तब ये नहीं कहना चाहिए नहीं नहीं हम नहीं लेके देते, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, और फिर 5-6-10 मिनट बच्चा रोया धोया तो आपने पूरी कर दी, भाई इट्स नॉट दैट बिग अ डील, हम दे देते हैं लेके। तो उससे क्या होता है, बच्चे को प्रैक्टिस हो जाता है कि मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे ना ही सुनने को मिलेगा पहले, फिर मुझे जिद करना है और फिर मेरी बात पूरी होगी। सो हम कहते हैं जो आप पूरी कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं और आपके लिए आपके लिए पॉसिबल है, उतना आप पूरा कर दीजिए, ताकि ना करके हाँ नहीं करना है। यू डिसाइड वेदर यू कैन गिव दिस और यू कैन नॉट। अगर आप दे सकते हैं तो उन्हें जिद करके देने की बजाय पहले ही दे दीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है जिद, ये हम नहीं पूरी कर सकते, ये इनवैलिड है, तो फिर आप अपने डिसीजन को स्टिक करेंगे, उसके साथ बने रहेंगे, अपने डिसीजन के साथ गिव अप नहीं करेंगे, और आप काम रहेंगे एकदम एज अ पेरेंट। ये नहीं है कि ये अगर मिडनाइट में बच्चा उठ के बोलता है मुझे तो कार में घूमने जाना है, अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं, आपके पास कार नहीं है या आपकी कार खराब है या आप मिडनाइट में उठ के जाना सही नहीं है घर से बाहर, ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है उसके इस जिद का, तो आप वहां पे आपने डिसाइड किया है कि हम नहीं पूरी कर सकते, तो उस बात से आप डटे रहेंगे एज अ पेरेंट, आप गिव इन नहीं करेंगे। बच्चा 1 घंटा आधा घंटा रो सकता है पर ये बात वो रिपीट नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम। अगर आपने गिव इन कर दिया तो आज वो आधे घंटे के लिए रोए, कल वो 40 मिनट रोएगा, क्योंकि उसको पता है मेरे पेरेंट का ये थ्रेश होल्ड है, इस थ्रेश होल्ड के बाद तो ये गिव इन कर ही देंगे, मेरी जिद मान ही लेंगे। तो वो थ्रेशोल्ड भी हम बढ़ाने लग जाते हैं। अगर हम
स्टिक करें अपने डिसीजन को कि ये तो अभी नहीं हो सकता। डिस्ट्रैक्ट कर लो आप बच्चे को, कोई ऑल्टरनेटिव तरीके से एंगेज कर लो। आप इग्नोर कर सकते हो, आप समझा सकते हो काम डाउन करके। डिस्ट्रैक्शन छोटे बच्चों में बहुत आराम से काम करता है, तो दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन देयर। और जब बच्चा काम डाउन हो गया तो उसको समझाइए कि हम जाएंगे, बहुत मजा आएगा, पर हम एक्स टाइम पे जाएंगे, उस समय जाएंगे, अभी तो सब कुछ बंद है, अब हम नहीं जा सकते। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके केस में तो हम डिस्ट्रैक्शन फॉलो करेंगे। एक दूसरा मेथड है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, उनको वर्ड्स देना, उनको सोशल इमोशनल वोकैबुलरी देना। इमोशनल वोकैबुलरी देना मतलब इमोशंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मैं हैप्पी हूँ, मैं सैड हूँ, आई एम एंग्री, मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये भूख लग रही है, या जो भी इमोशंस हैं इनके वर्ड्स उनको सिखाना जरूरी है। इमोशनल वोकैबुलरी कहते हैं हमें में। तो जब ये वर्ड्स उनको हम सिखाने लग जाएंगे तो वो इसका प्रयोग करके अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे वर्ड्स के थ्रू, इंस्टेड ऑफ क्राइंग और थ्रोइंग थिंग्स और लाइंग डाउन, नीचे गिर के सर पटकना, हाथ पैर पटकने की बजाय वो बोलेंगे मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? तो कम्युनिकेशन जितना हम हेल्प करेंगे बच्चे का बिल्ड करने में, उतना वो अपनी नीड को, डिजायर को शब्दों में हमें बता सकता है, एक्शंस और एंगर और स्टबन और टेंडम के बगैर। सो ये दूसरा स्टेप होता है कि हम करें। अगर बच्चों को बहुत ज्यादा वर्बल बोलने वाली वोकैबुलरी नहीं है तो आप उनको बहुत सारे पिक्चर्स दिखा सकते हो, पिक्चर्स के थ्रू इमोशंस बता सकते हैं कि ये इमोशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। हम उनके साथ बातचीत करें। और दूसरा तरीका है कि जब वो टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं तब उन्हें काम डाउन करने की कोशिश करनी है, या वेट करना है कि वो काम डाउन हो जाए। उसके पहले आप उन्हें नहीं समझाएंगे, गुस्से के दौरान समझाएंगे या स्टबन बिहेवियर के दौरान समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, तो उस समय एफर्ट नहीं करना है। काम होने के बाद अगर बच्चा समझता है, उसकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उसे समझा सकते हैं, रीजनिंग दे सकते हैं कि ये काम इस समय इसलिए नहीं करना है। और बहुत लंबा लंबा नहीं समझाना है, बहुत लंबे डायलॉग्स नहीं करने हैं। वी हैव टू बी फर्म, वी हैव टू बी, हमें कुछ लिमिटेड वर्ड्स को यूज करके अपनी बात कन्वे करनी है, एंड दैट्स इट। बोलते नहीं जाना है उसको बार बार बच्चे को। ये सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं पेरेंट्स। बहुत बार टेम्पर टैंट्रम, स्टबन बिहेवियर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ज्यादा होते हैं, कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हो सकता है, कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चा है, डिलेज हैं बच्चे के अंदर, या कोई इम्पेयरमेंट्स हैं। उस सिचुएशंस में बहुत बार बच्चों के अंदर ये जो बिहेवियर्स हैं ये ज्यादा हो सकते हैं, और हम सोचते हैं कि हम इतने स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं फिर भी बच्चे का स्टबन बिहेवियर, टैंट्रम्स क्यों नहीं कम हो रहे हैं। जब ये नहीं कम हो रहे हैं तो एक बार डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरल स्क्रीनिंग होना इंपॉर्टेंट है कि क्या ये बिहेवियर्स के साथ कोई और इश्यूज तो नहीं है जिसके कारण ये बिहेवियर्स कम नहीं हो रहे हैं। वहां पे डॉक्टर्स की मदद ली जा सकती है, पीडियाट्रिशियंस की या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस की, जो बच्चे को ऑब्जर्व करके, बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके बताएं कि ये नॉर्मल का ही एक पैटर्न है कि कुछ दिक्कत है साथ में। जब ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें मैनेजमेंट किस तरह से करना है, क्योंकि अगर ये कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है बिहेवियर्स, तो मैनेजमेंट का तरीका अलग हो जाता है। और अगर पेरेंट्स जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, मदर बोलती है नहीं देना, फादर बोलते हैं दे दो, दादी ने बोला क्यों रुला रहे हो, दे दो, बच्चे को रोने मत दो, दे दो, दादू ने बोला, मम्मी पापा ने मना किया, दादू दादी ने यस कर दिया आउट ऑफ लव। वो अब भी हमें एक पूरी फैमिली की काउंसलिंग करनी चाहिए कि जब भी हम बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हैं तो ऑल अडल्ट्स हैव टू बी ऑन द सेम पेज, उनको सबको सेम ही रूल्स फॉलो करने हैं हर जगह डिसिप्लिन करने के। वो एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को स्क्रीन आउट करना इंपॉर्टेंट है अगर नहीं मैनेज हो रहे। अगर यूजुअल बिहेवियर्स भी नहीं मैनेज हो रहे हैं देन ऑल्सो इट्स नॉट बैड टू टेक गाइडेंस, क्योंकि हम एक एक बिहेवियर को लेके भी टारगेट कर सकते हैं कि अच्छा
किसी बच्चे का थंब सकिंग है, किसी बच्चे का हेड बैंगिंग है, या ऐसा कोई स्पेसिफिक बिहेवियर है जो पेरेंट्स नहीं रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो उसको भी हम बिहेवियरल स्ट्रैटेजी में डाल के वी कैन वर्क विद द पेरेंट के उसको धीरे धीरे कम किया जा सकता है।